ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर ऑनलाइन शुभम भी हो गए। हाँ शुभम भी आ गए। शुभम तो नहीं है, बस यही है टेंशन एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पेज नंबर 20 पर है, पेज नंबर 20, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखा हुआ होता है तो उस पर फोर्स वो कितना एक्सपीरियंस करता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो देखना है। तो देखिएगा, ऐसा डायग्राम हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, वैसे ही देखते हैं एक बार दोबारा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हम पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पैरेलल लाइंस हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने एक डाइपोल रख दिया ऐसे, और डाइपोल माइनस क्यू। डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम डाइपोल बोल देते हैं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2a। यही हम स्मॉल डिस्टेंस लेकर चलते हैं दोनों के बीच में, ये 2a हो गया। अच्छा, जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज लोकेटेड है इस पॉइंट को a बोल दिया, जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज लोकेटेड है इस पॉइंट को c बोल दिया। और हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस तरफ भी है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ कंसंट्रेटेड है और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो हमने क्या करा, हमने ये देख लिया कि यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा इकट्ठा और इधर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। तो इसी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो क्या होगी, हम ये जानते हैं कि जो फोर्स है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू इंटू ई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो हमने इस तरह से लिख लिया, प्लस क्यू ई वेक्टर, प्लस क्यू ई वेक्टर, ये हो गया। इसी तरह से जब इस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो माइनस क्यू ई वेक्टर, वो इस तरफ लगेगी, इस पर फोर्स। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, ये डायग्राम तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है ना, वर्क डन ही निकालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब वर्क डन में बार बार नहीं निकालने वाला, क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो हमने वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया। तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज है, तो एक चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू का, एक चार्ज यहाँ पर है माइनस क्यू का, तो प्लस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगी है, माइनस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगी है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। और एक फोर्स इसको इधर ले जा रही है, एक फोर्स इसको इधर ले जा रही है। तो ऐसे ही सोचिए
कि जैसे हमारे पास मान लीजिए एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और रेक्टेंगुलर कॉइल पर एक फोर्स तो लग जाए आगे की तरफ और एक फोर्स लग जाए पीछे की तरफ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक कॉइल, एक फोर्स आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। तो जो इसका सेंटर है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। इसका जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है और ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा। ये इसी तरीके से है कि हमारे पास एक बुक रखी है और ये रेक्टेंगुलर शीट है, इस पर एक फोर्स इस तरफ लग जाए, एक फोर्स इस तरफ लग जाए, तो ये ऐसे ना घूमना शुरू कर देगी अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसमें एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इस पर एक रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ऐसे। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है तो वो जो टॉर्क है वो टॉर्क कहलाता है टॉर्क ऑफ कपल। वो कपल कहलाता है। कपल किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब लगेगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले चार्ज से यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली और एक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो टॉर्क किस तरह से निकलता है? टॉर्क ऐसे निकलता है कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ऐसे टॉर्क निकलता है, टॉर्क ऑफ अ कपल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी हमने ऐसा ही एक डेरिवेशन देखा था। तो अब जरा देखिएगा, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर विद इट्स डाइपोल मोमेंट P वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। तो जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये तो ये जो डाइपोल है ये इस फील्ड के साथ में, फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये इस फील्ड के साथ में एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस प्लस QE एंड माइनस QE एक्ट ऑन इट्स टू एंड्स, द टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। तो जो इक्वल और अपोजिट फोर्स है वो कपल बनाते हैं। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल पर भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। ये नहीं कि एक ही पैर से हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, दोनों से लगता है। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर भी कपल बनता है, तो यहाँ पर भी कपल बन रहा है वही। इसके बाद है इन ट्राइंगल ABC एज शोन साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये वाला पॉइंट मैंने B ले लिया। तो साइन थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू AB मुझे नहीं पता, यही मुझे कैलकुलेट करना है। और AC A से लेकर C तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 2A है। AB कितना हो गया? 2A साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा द टॉर्क एक्सर्टेड बाय, पेज नंबर 21 पर पहुंचे हम। द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल विल बी टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, अच्छा फोर्स आपका जो मन करे वो ले लीजिए। मेरे को क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, वो प्लस QE और माइनस QE नहीं, मेरे उसका मैग्नीट्यूड QE लेना है बस। तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स क्या हो गया? QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, वो कितना है? वो AB है। AB की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 2A साइन थीटा। तो QE इंटू 2A साइन थीटा, QE इंटू 2A साइन थीटा। आगे चलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, मुझे मालूम है कि Q और 2A अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? डाइपोल मोमेंट, तो वो P बन जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू PE sin theta. If the dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, तो ये देखिए जो टॉर्क है, टॉर्क वाला जो है ना, ये मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। टॉर्क वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से होगी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास धनुष बाण है, तीर कमान है, हमने उसको खींचा ऐसे
हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि अब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, छोड़ा तो एकदम जाएगा बड़ी तेज़ी से। एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया, छोड़ा तो एकदम जोर से एकदम से वो उछलेगा, ठीक है, एक्सपैंड होगा, ठीक। तो इसी तरीके से कोई स्प्रिंग वाला जो टॉय है उसको अगर मैंने ट्विस्ट कर दिया तो जब छोड़ूंगा तो वो गाड़ी एकदम से घूम कर आगे की तरफ जाएगी। तो इन सब में ही पोटेंशियल एनर्जी, ये खोल देना, वो लॉक हो गया, ठीक है। तो इन सब में ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब इसमें किस तरीके की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी मुझे वो देखना है। If the dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, then the small work done is पानी है किसी के पास? नहीं? तो एक मिनट में आप हाँ जी। तो जैसे हम वर्क डन की बात करते हैं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमारे को वर्क डन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिएगा, अब हमारे पास जब रोटेशनल फोर्स की बात होती है ना, तो रोटेशनल फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, ठीक है। रोटेशनल फोर्स का मतलब होता है टॉर्क, तो फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा बोलते हैं, टॉर्क को क्या बोलते हैं? टाउ बोल देते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेट लाइन फोर्स होगी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। और जब भी कभी रोटेशनल फोर्स होगी तो रोटेशनल फोर्स को बोलते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा होता है। तो टाउ इनटू थीटा जो है, टाउ इनटू थीटा आपको वर्क डन दे देगा। तो बोल रहे हैं, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, देन द स्मॉल वर्क डन इज, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा, ठीक है। अच्छा, अब टाउ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, टाउ की वैल्यू है pe sin थीटा, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dw इज इक्वल टू pe sin theta d theta. The total work done in rotating the dipole from its orientation making an angle theta with the direction of the field to theta will be. तो अब हमने ये कहा कि अगर अगर मेरे को इसका जो ओरिएंटेशन है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, हम ये कह रहे हैं कि पहले इनिशियली उसका जो एंगल था वो θ1 था और हम उसको बढ़ाकर θ2 तक रोटेट करना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है W, वो कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dW, ठीक है। और इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? d के साथ जो टर्म लिखा रहता है वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें तो मेरे लिए कॉन्स्टेंट है। थीटा जो d के साथ लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट होती है। तो अब सोचिएगा कि अब मुझे देखनी है थीटा की लिमिट। तो हमने कहा कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं इसको, डाइपोल को θ1 से θ2 एकदम हम इसको रोटेट करा रहे हैं। तो मैंने कहा हमारी लिमिट हो गई θ1 से θ2। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2, वैल्यू लिखिए इसकी pe sin थीटा d थीटा। जो भी d के साथ लिखा रहता है वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट। तो pe को बाहर निकाल देंगे, इज इक्वल टू pe इनटू θ2 और sin थीटा d थीटा, ठीक है। sin थीटा का इंटीग्रल क्या होता है?
माइनस कॉस थीटा, ये हो गया पी और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस कॉस थीटा और लोअर लिमिट इज थीटा 1 एंड अपर लिमिट इज थीटा 2। अब माइनस साइन चाहे तो आप बाहर ले लीजिए माइनस साइन भी एक तरह से कांस्टेंट की तरह है, उसको बाहर लिया जा सकता है। तो W इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया तो माइनस पी और ये अंदर बचा कॉस थीटा, लोअर लिमिट इज थीटा 1, अपर लिमिट इज थीटा 2। कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट डाल देते हैं वेरिएबल की जगह, फिर लोअर लिमिट डाल देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और ज़्यादा चाहें तो इसको नेगेटिव कौन सा ले लेंगे, तो W इज इक्वल टू अगर नेगेटिव को अंदर ले जाए ये पी और ये माइनस वाला जो है ये प्लस बन जाएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा कॉस थीटा 1 और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 ये होगा। फिर वही डिसिपिटी लाइन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द डाइपोल। तो यही जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी U की तरह से स्टोर हो जाएगा डाइपोल में। तो U इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब देखिएगा, अब ये बोल रहे हैं इफ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि थीटा 1 अगर हमारा 90 डिग्री है, अगर इनिशियली डाइपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है, तो इफ इनिशियली थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन ब्रॉट टू सम ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। शुरुआत में वो 90 डिग्री पर था, फिर हमने उसको ना कुछ इधर और इधर कुछ उसको खींचा और हमने उसका एंगल थोड़ा सा चेंज करा। तो जब हम बाद वाले एंगल पर पहुंच रहे हैं तो थीटा 2 जो है उसको हमने सिंपली थीटा ही बोल दिया, उसको हमने सिंपली थीटा ही बोल दिया। तो पहला वाला एंगल जो है वो हमने 90 डिग्री लिया और दूसरा वाला हम ये कह रहे हैं दूसरे वाले एंगल को हमने थीटा ले लिया। तो क्या हो जाएगा, यू विल बिकम पी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 2 की जगह थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो पी इंटू 0 माइनस कॉस थीटा, 0 माइनस कॉस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, तो यू हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। यू की वैल्यू होगी माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। अब इसको क्या कहेंगे हम, जैसे ए बी कॉस थीटा होता है तो ए बी कॉस थीटा क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरह से पी कॉस थीटा बन जाएगा पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दोनों ही वेक्टर टर्म्स में माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। नेगेटिव साइन तो अपनी जगह रहेगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये नेगेटिव साइन की भी बात अभी करेंगे, ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, आएंगे अभी इसका। ठीक है, ये स्पेशल केसेस देख रहे हैं, स्पेशल केसेस में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और स्पेशल केसेस ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेरिवेशन में, स्पेशल केस ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्पेशल केसेस तो पहला है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो गया। तो अब जरा देखिएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई अब सुनिएगा हम कर क्या रहे हैं। U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 0, कॉस 0 क्या है 1 होता है, तो U की वैल्यू माइनस पी आ गई।
u की वैल्यू माइनस पी की आ गई। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने धनुष बाण का एग्जांपल लेते हैं। हमने धनुष में बाण को लगाया और ऐसे खींचा। अब अगर उसको खींचा तो खींचने पर क्या होगा कि जो उसकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगी पैदा, और फिर स्ट्रिंग जो है ना वो उसको ऐसे पुश करेगा आगे की तरफ, और फिर वो एकदम से तीर निकल कर आगे जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। तो जब हम उसको ऐसे खींच रहे हैं, तो इसको खींचने का मतलब क्या है कि ऐसे खींचा तो हमने खींचा तो इस डायरेक्शन में, लेकिन अब वो आगे जाएगा। तो आगे जाएगा मतलब मैंने फोर्स तो इस तरफ लगाई थी, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से नेगेटिव साइन आता है कि मैंने अप्लाई तो करी फोर्स दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है आउटपुट, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो आया किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अच्छा, अब सोचिएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है कि अब हमने उसको खींचा तो उसके अंदर खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है। तो बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है। अब वो धीरे धीरे खर्च होगी एनर्जी। जब धीरे धीरे खर्च होएगी तो वो एनर्जी, मान लीजिए पहले 5 जूल थी, खर्च होकर 4 जूल, 3 जूल, 2 जूल, 1 जूल, 0 जूल, ऐसे हो जाएगी। 0 के बाद अगर मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ और भी ज़्यादा खर्च हो गई तो फिर वो नेगेटिव में पहुँचेगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव में पहुँच रही है पोटेंशियल एनर्जी। ये नेगेटिव में कैसे पहुँच रही है? नेगेटिव में ऐसे पहुँच रही है कि भाई जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट चाहते थे, समझ रहे हैं मेरी बात? सुनिए, मैंने तीर को ऐसे खींचा, ठीक है, मैंने तीर को ऐसे खींचा तो अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट चाहते थे उसके अपोजिट आपने खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उसके अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, आप भी उसको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, जा भी जा, अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि उसको अपने अंदर कुछ स्टोर करने का आपने मौका नहीं दिया। आप कह रहे हो कि बेटा नहीं, मैं ही तेरी हेल्प कर रहा हूँ, चल, ठीक है, तो हम ही पहुँचा रहे हैं उसको तीर को आगे। तो तीर जो है वो धनुष तो उसमें कुछ करेगा ही नहीं, उसका स्ट्रिंग तो कुछ करेगा ही नहीं, वही काम यहाँ पर है। अब सुनिएगा, हमने क्या लिया था, एंगल तो 2 थे ना, θ1 और θ2। θ1 को हमने क्या माना था, 90 डिग्री। मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि डाइपोल शुरुआत में ऐसे सीधे है यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चाहता है कि मैं नेगेटिव के पास चला जाऊँ, नेगेटिव चाहता है कि मैं पॉजिटिव के पास चला जाऊँ। आप कह रहे हो कोई बात नहीं बेटा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, है ना, तेरे को कुछ नहीं, तेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी मैं आने ही नहीं दूंगा, मैं ही हेल्प कर दूंगा पूरी। तो हमने क्या करा, हमने इसको घुमा दिया कि ये तो खुद ही जाना चाह रहा था, हमने इसको कुछ करने ही नहीं दिया, उल्टा हमने और इसको एनर्जी प्रोवाइड करा दी, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं हो पाई, आपने उसको नेगेटिव में पहुंचा दिया, ठीक है, आपने उसको नेगेटिव में पहुंचा दिया। मेरी बात समझ गए? तीर को आपने खुद से कुछ नहीं करने दिया, खुद वो कब करेगा, जब आप उसको पीछे खींचोगे। आप कह रहे हो नहीं मैं ही तेरे को लेकर जाऊँगा भाई, ठा करके मार दूंगा सामने किसी को, तो वो तो मतलब आपने तो उसके अंदर एनर्जी डेवलप ही नहीं होने दी ना, समझ गए मेरी बात? तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपने शुरुआत में θ1 जो है वो कितना रखा, 90 डिग्री, और θ2 को हम थीटा बोल रहे हैं, θ2 को हमने थीटा बोला है, तो फिर आप उसको घुमाकर अपने आप ही ले आए, ले बेटा तुझे कुछ नहीं करना, वो माइनस में चली गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं हो पाया। अब दूसरा समझ लेना, दूसरा केस अपने आप आ जाएगा समझ में। सेकेंड है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। अच्छा, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? ये ऐसे आ गया, बस आराम से बैठा रहेगा, मोक्ष प्राप्ति हो गई। पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए था, तो लेटा रहेगा आराम से, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब भाई θ1 तो 90 डिग्री था ही, थीटा को भी आप 90 बोल रहे हैं। थीटा किसको लिया है मैंने थीटा कर दिया θ2 को ही मैंने थीटा लिया है। तो आपने कहा कि उसको ऐसे ही रहने देते भाई, तो जैसा है वैसे ही रहे, ठीक है, मेरी कुर्सी ऐसी रहेगी तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होगी ही नहीं, ठीक है। ईंट जो ज़मीन पर पड़ी हुई है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसको लेकर ना ऊपर 14th फ्लोर पर रख दिया, कोने में रख दिया बिल्कुल, कि बस हल्का सा इशारा करते ही अब वो गोली से भी ज़्यादा भयानक काम करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब तक उसको ले जाएंगे नहीं ऊपर, वर्क नहीं करेंगे उसमें, तो वर्क जो हम कर रहे हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है, कुछ भी नहीं करना, जैसा था वैसे ही रह गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। बताइए, क्लियर है दोनों केसेस, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा देखना जरा, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सबको समझ में आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल
स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये चुपचाप ना ऐसे पड़े रहना चाहता है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया, नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया, चुपचाप ऐसे पड़े रहना चाहता है। आपने कहा कि मैं घुमाता हूँ अभी तुमको, इसको पकड़ के ना ऐसे घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँ, अब ये पागल हो गया बिल्कुल। क्यों? इधर वाला पॉजिटिव कहता है तू किधर से आया। हमने क्या करा, ये ऐसे था ना सीधा, ये ऐसे सीधा था, हमने इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास कर दिया। अब ये पॉजिटिव इसको ना लाते मार रहा है, खींच खींच के निकल इधर से, ये नेगेटिव इसको नेगेटिव को मार रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया ना। ये देखने में तो दिखाई दे रहा है कि हाँ इसको भी इतनी फोर्स, इतनी लताड़ पड़ रही है, इसको भी उतनी लताड़ पड़ रही है यहाँ से कि निकल यहाँ से। अभी क्या है कि अब इसको हल्के से इशारे की ज़रूरत है, हल्का सा इशारा, चाहे वो हल्का सा इशारा नीचे से कर दो, मतलब ये ऐसे है, पॉजिटिव को टक्कर मार रहा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को टक्कर मार रहा है, नेगेटिव को टक्कर मार रहा है, हल्का सा ऐसा कर दो या हल्का सा ऐसे कर दो, चंप मार के जाएगा, एकदम कूद के एकदम इधर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो ये भी डाइपोल भी स्टेबल होना चाहता है। तो ये वाली जो पोजीशन है ना, जिस पोजीशन में ये रुका हुआ है बस ऐसे ही करके, क्यों? क्योंकि ये ऐसा हो गया कि भाई इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, तो इसको बस हल्का सा इशारा चाहिए, इशारा मिलते ही एकदम से पलट है। तो इसलिए कह रहे हैं इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल है। अनस्टेबल इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। दस द पोटेंशियल एनर्जी, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके अंदर, डाइपोल के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम है तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आप देखिएगा थर्ड केस जो है उसमें हमने ये कहा कि एंगल आपने कितना बना दिया, शुरुआत वाला एंगल 90 डिग्री था, आपने इसको ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री है तो आप उसको क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। ठीक है, बायो वाले बच्चों को मैंने पहले भी बताया था कि कॉस 180 या कॉस पाई आप याद रखें, सीधा सीधा ये -1 होता है। ठीक है, तो माइनस पी ई इंटू कॉस 180 होता है -1, तो माइनस पी ई इंटू -1 इज प्लस का पी ई, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ज़बरदस्त वर्क करने का कैपेबल है इस टाइम में, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये केस होता है आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का। सुनिएगा, दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल हो गया, क्लियर है? चलिए जी, अच्छा ऐसी ना टर्म्स बहुत आती हैं पेपर में, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ऐसी टर्म्स जरूर आएंगी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सीधा आपको ये नहीं कहेंगे थीटा 180 डिग्री है तो क्या होगा, वो आपसे ये कहेंगे कि जब जो आपका डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट एक्सटर्नल फील्ड के साथ जब एंटी पैरेलली एसोसिएटेड है, कुछ इस तरीके का शब्द लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे, आप कहोगे भाई पता नहीं क्या आ गया, सिलेबस के बाहर की चीज़ आ गई है। तो इस तरीके के शब्द लिखे हुए आते हैं, ऐसे सेंटेंस बने हुए आते हैं, बच्चा घबराता है उसमें। वो बोलेंगे कि जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर, जब वो मैक्सिमम वर्क करने का कैपेबल है, भाई मैक्सिमम वर्क करने का कोई कब कैपेबल होगा, जब उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो सीधा सीधा ना देकर उसको ना घुमा फिरा कर देंगे। जैसे याद करिए, अब आप दोबारा बोर्ड देने जा रहे हैं, 10th में आपने बोर्ड दिया था, तो उसमें जब भी कभी गैस की किसी की बात होती थी, 2 ही गैसेस लिबरेट होती थी पूरे 10th में, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन बोलते ही नहीं थे, वो कहते थे कि अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड, बोलते थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि नोट्स में जो भी आपको दे रखा है ना, इसको जरा ढंग से कर लेना। जैसे 10th में लखमीर सिंह थी, ऐसे ही 12th में एस एल अरोड़ा है। एस एल अरोड़ा में से ही स्कूल में भी टीचर बनाएंगे पेपर, और बोर्ड का भी पेपर मैक्सिमम इसी में से बनता है। ठीक है, चलिए जी, उसी में से नोट्स बनाए मैंने, इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी शब्द जो है उसको लाइटली मत लेना। चलिए जी, अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, इसके 3 पार्ट्स हैं। डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of 2 charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb and with no external field, मतलब वो किसी भी external field में नहीं रखे हुए हैं। Placed at -9 cm, 0, 0
एंड 9 सेंटीमीटर कॉमा 0 रिस्पेक्टिवली। तो जब भी कभी आपको ऐसे दे रखा हो ना, जैसे ये दिया -9 सेंटीमीटर कॉमा 0, इसका मतलब ये आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं हमको? किसी भी चीज़ की लोकेशन या पोजीशन, ठीक है, पोजीशन बताते हैं। पोजीशन का मतलब पोजीशन वेक्टर बताते हैं। तो अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर है डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1 ये पार्ट। तो ऐसे करता हूँ, हमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाला ही कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस है ना वो एक स्ट्रेट लाइन पर लोकेटेड है। कहाँ कहाँ पर? ये बीच में तो हो गया 0 ओरिजिन, और यहाँ हो गया -9 सेंटीमीटर, और एक यहाँ हो गया +9 सेंटीमीटर। तो -9 सेंटीमीटर क्योंकि पहले मेंशन है तो 7 माइक्रोकूलम पहले मेंशन है, तो 7 वाला -9 पर लोकेटेड है। तो ये हमारा हो गया 7 माइक्रोकूलम वाला, इसको ऐसे लिख देंगे 7 माइक्रोकूलम, और इसको ना Q1 बोल देना, Q1 बोल देना इसको। ऐसे यहाँ पर Q2 इसको बोल दिया, ये है -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, ये हो गया। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 2 पॉइंट चार्जेस वाला क्या होगा? पहले तो 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, उसमें हमारा U कितना था? 1/4 Q1 Q2 R12। हमने 3 चीज़ें करी थी तब, एक तो 2 पॉइंट चार्जेस, एक 3 पॉइंट चार्जेस और एक n पॉइंट चार्जेस, ठीक है। यही है 1/4 Q1 Q2 R12 क्या है? पहले और दूसरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, तो भाई Q1 हो जाएगा 7 इंटू माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलम। ऐसे ही Q2 ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। R12 बताओगे कितना होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1 और 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना? बोलो 18 सेंटीमीटर। थोड़ा सोच कर बोल रहे हो आप लोग। 18 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब बताओ 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब U कितना हो जाएगा? 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 है 7 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 है -2 इंटू 10 की पावर -6, और अपॉन में R12 इज 18 इंटू 10 की पावर -2। ऐसे क्वेश्चनों में मज़ा आता है, ठीक है। फालतू का काम नहीं है। 9 2 18, सीधे सीधे डिवाइड तो हो रहा है कम से कम, ठीक। चलिए, तो 9 1 9, 9 2 18, और ये 2 से ये और भी अच्छा है। चलो, ये कुछ बचा ही। U इज इक्वल टू, अब क्या हुआ हमारे पास? ये माइनस तो है, तो -7 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 9 -6, और ये -2 पर आकर +2 बन जाएगा। -7 इंटू 10 की पावर 9 +2 11, और 11 माइनस 12। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? देखो 6 कर रहा हूँ। 10 की पावर -1 ही बन रहा है ना, कितना? जूल। तो इसका मतलब -0.7 जूल, ठीक है। और इसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया, जब किसी को पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जब 0 करी जाती है, 0 के बाद में आप और उसको घटाते जा रहे हो, नेगेटिव में जाती है। हमने अभी इस केस में देखा, एक में -PE आ रहा था, एक में 0 आ रहा था, एक में +PE आ रहा था, ठीक है। चलिए, ये A पार्ट। अब B पार्ट पर आते हैं। और ये जो है ना 2 या 3 बार आ चुका है बोर्ड में, ये जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी नोट्स में इंक्लूड कर रखे हैं सब बोर्ड में आ चुके हैं, एक भी बेकार का क्वेश्चन नहीं है। तो छोड़ना मत किसी भी क्वेश्चन को ये सोच कर के अरे छोड़ो, कर लिए इतने सारे, तो
जो छोड़ोगे ना वही आ जाता है। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन जरा आपको ना सोचने के लिए मजबूर करेगा। हाउ मच, बी पार्ट जो है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये मज़ेदार है, अभी देखना क्या करना है इसमें। ये यहाँ पर -9 सेंटीमीटर वाले मार्क पर एक चार्ज रखा हुआ था Q1। ठीक है, इधर ले आता हूँ Q1 Q2, ये 9 सेंटीमीटर वाले मार्क पर Q2 रखा हुआ था। इधर जीरो ओरिजिन हो गया बीच में। अब वर्क करना है। अब वर्क क्या करना है, वो कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, अभी क्या है ना, इन चार्जेस को भी हम कहीं से लेकर आए। ठीक है, इन चार्जेस को कहीं से लेकर आए, इसको यहाँ फिक्स करा, इसको यहाँ फिक्स करा, और अब हमने कहा कि इनको यहाँ पर लाकर रखने में एनर्जी कितनी डेवलप हुई। तो हमने देखा कि इनको यहाँ पर लाने में जो वर्क करना पड़ा, ये कहते हैं कि ये जो वर्क करना पड़ा है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड था। ठीक है, हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी और वर्क को एक साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो है, इतना वर्क करना पड़ा इन चार्जेस को यहाँ पर लोकेट करने में। तो ये मेरी क्या हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको UI बोल देते हैं, ये कितना हो गया, माइनस का 0.7 जूल। अब क्या करना है, अब जरा क्वेश्चन पढ़ दो दोबारा से। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों चार्जेस को ना अब इनफाइनाइटली अवे सेपरेट करना है, दोनों को हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ। ये एक काम करो, एक को फिक्स कर दो, दूसरे को खींचते जाओ खींचते जाओ। कितनी दूरी तक ले जाना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले गए तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी कि अब उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमने दूरी पर बना दिया। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस जब हो गया तब उसके अंदर जो एनर्जी है दैट विल बी कॉल्ड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली इतनी एनर्जी थी, हम ये कहेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UF इज इक्वल टू, अब सुनना जरा, पहले देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इंफिनिटी। ये बता दो, ये समझ गए कि नहीं? अरे एक ही तो बात है, चार्जेस तो दोनों सेम ही हैं। पहले दोनों के बीच में 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, अब कितना है, इनफाइनाइट। अब दोनों को इनफाइनाइटली अवे या सेपरेट आउट कर रहा हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ वो भी 1 मिनट में समझ जाएंगे आप कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाल रहे हो, तो वर्क डन पूछा है। तो ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी जब भी डिनोमिनेटर में आता है तो पूरे के पूरे टर्म को क्या बना देता है, 0। ठीक है, तो ये हो गया 0, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, ये 0 हो गया। ठीक है, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। एनर्जी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो इनिशियल और फाइनल, तो उन दोनों का चेंज वर्क डन दे देता है। अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हो तो उन दोनों का जो चेंज है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो वर्क डन दे देता है। उल्टा भी ट्रू है, अगर वर्क डन का डिफरेंस मेरे पास मौजूद है तो वो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। ठीक है ना, उल्टा भी ट्रू है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। तो वर्क डन क्या निकलेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस 0.7 यानी कि प्लस का 0.7 जूल। ठीक है, समझ गए? वर्क करना ही किस पे पड़ा था, उसको दूर हटाने में। कितना दूर हटाना था, इनफाइनाइटली अवे। ठीक है जी, अब सी पार्ट देख लेना, सी पार्ट और भयंकर है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, सी पार्ट पर जरा ध्यान। सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू A इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर A की वैल्यू दे रखी है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन B। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, ये आपको बताना है। सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक क्या था, अभी तक ना ऐसे ही रखे थे, आइसोलेटेड रखे। अगर
इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, अब वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्होंने कैसे बताया है, सी पार्ट देख रहे हैं, E इज इक्वल टू ए इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। अब ये ए क्या है, ए भी इन्होंने डिफाइन कर रखा है, क्या चीज़ है, 9 इंटू 10 की पावर 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू वन अपॉन आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर 5 क्या दे रखा है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब सुनिएगा, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी of the new configuration will be equal to energy due to first charge plus first charge in the electric field plus energy due to second charge in the electric field plus mutual interaction energy of the two charges। अभी बस नोट कर लीजिए, समझाता हूँ। अब सुनिएगा क्या है, जब सबसे पहले बोल रहे हैं एनर्जी ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल जरूर डेवलप होगा। और हम ये जानते हैं कि मैं वर्क डन निकालूँ या पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ, एक ही बात है। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं Q इंटू वी कर दूँ तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Q इंटू वी और ब्रैकेट में लिखना R1 प्लस Q1 यहाँ पर लिखना Q2 V और ब्रैकेट में लिखना R2 और प्लस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है UI, ठीक है। ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब है, म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब, इंटरेक्शन का मतलब तो वैसे बातचीत होता है। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन का वैसे मतलब यहाँ पर ये है कि चार्जेस इस तरह से जब रखे हुए थे तब उनके बीच में भी तो उन दोनों चार्जेस की वजह से आपस में भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही थी। तो वो आपस में पोटेंशियल एनर्जी -0.7 जूल डेवलप हो रही थी। तो वो प्लस अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्या एनर्जी उनके अंदर डेवलप हो सकती है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि भाई Q1 कितना है, Q1 है हमारा 7 इंटू 10 की पावर -6, 7 इंटू 10 की पावर -6 V और ब्रैकेट में R1 लिखने का मतलब क्या है, ब्रैकेट में R1 लिखने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, इसमें दे रखा है कि वो R पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। R क्या है, R है पोजीशन। तो वो पोजीशन कहाँ से निकाली जाती है, कभी भी किसी की भी पोजीशन, दुनिया में किसी भी चीज़ की पोजीशन वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है,
ठीक है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन जो है वो 9 सेंटीमीटर पर है, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इसकी पोजीशन। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे v जो है और यहाँ पर ना ये साइड में एक चीज़ और लिख लेना, v इज इक्वल टू e इंटू आर। ठीक है ना, तो ये था ना हमारे पास e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो e इंटू आर, अगर e में r को मल्टीप्लाई कर दें तो v आ जाएगा। अब e कितना है, a इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहीं से कर लीजिए, बल्कि इधर ही साइड में लिख लेना, इधर ही साइड में लिख लेना कि v इज इक्वल टू a इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। भाई ये तो e हो गया, ये तो e हो गया और ये r हो गया, तो एक आर से एक आर कट गया, तो a अपॉन आर आ जाएगा, बस a अपॉन आर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a अपॉन r1, a अपॉन आर को मैंने a अपॉन r1 लिख दिया, फर्स्ट वाले चार्ज की पोजीशन, r मतलब पोजीशन। सिमिलरली जो Q2 है ये मेरे पास क्या है, -2 इंटू 10 की पावर -6, और ये क्या हो जाएगा a अपॉन r2। ठीक है, और जो ui है ये हम पहले निकाल ही चुके हैं, माइनस का 0.7 जूल। बताइए जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा है 10 की पावर -6 इधर भी है, 10 की पावर -6 इधर भी है, a इधर भी है, a इधर भी है, तो जरा पहले दो टर्म्स में से a और 10 की पावर -6 कॉमन ले लीजिए, a इंटू 10 की पावर -6 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में देख लीजिए क्या बचा, 7 अपॉन r1 -2 अपॉन r2, और लास्ट में माइनस का 0.7 है। सभी को क्लियर है? ठीक, अब a की वैल्यू डाल दीजिए, a की वैल्यू दे रखी थी 9 इंटू 10 की पावर 5, तो लिखो यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6, ये तो a की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं, 7 क्या है, सॉरी 7 अपॉन r1 कितना है, r1 है 9 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 2 अपॉन ये कितना है, ये भी 9 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 0.7। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, 10 की पावर 5 -6 तो क्या बन गया, 10 की पावर -1 बन गया। ठीक है, और 10 की पावर -2 ऊपर आकर क्या बन जाएगा, 700 अपॉन 9 माइनस 200 अपॉन 9। दोनों समझ रहे हो कि नहीं? 10 की पावर -2 ऊपर आकर बन गया 10 की पावर 2 मतलब 100, तो 7 इंटू 100 इज 700, सिमिलरली 2 इंटू 100 इज 200 माइनस 0.7। ठीक है, ये ऐसे लिख लो, 9 इंटू 10 की पावर -1 है ना, 1/10 लिख लो इसको, और 700 माइनस 200 कितना हो गया, 500 अपॉन 9। भाई 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 0.7, 50 माइनस 0.7 आ गया, बोलो कितना हो गया, 50 माइनस 0.7 49.3 जूल। बताइए जी, क्लियर है सभी को? ठीक है, और इस ये वाला जो टाइप है ना क्वेश्चन का, जरा इसको इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में यहाँ कर रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 2 या 3 बार आया पेपर में। ठीक है, तो जिसमें कोई एक टर्म दे दिया आपको, नहीं ए, आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा यार ये ए क्या आ गया, तो ए को डिफाइन कर दिया उन्होंने 9 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर मीटर्स को, ये डिफाइन करा। ठीक है सही है, बस जी, तो इतना करना है आपको, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।